हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीणा क्लासेस। तो कल हमारा टॉपिक चल रहा था महाजनपद काल, यानी महाजनपद काल में हम 5 टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें से शायद हमने 1-2 को पढ़ भी लिया था। जैसे हम जो कि आपके महाजनपद है वो 16 होते हैं, उनको कल की क्लास में हमने देख लिया था। फिर हमारा 2 नंबर टॉपिक था मगध का उत्थान, यानी मगध का उत्थान कैसे हुआ था। हम 3 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे कि धार्मिक क्रांति, यानी जब महाजनपदों की आपस में लड़ाई हो रही थी तो कहीं ना कहीं धार्मिक क्रांति हो रही थी। धार्मिक क्रांति जो कि हम 63 धर्मों से पढ़ेंगे, लेकिन हम 63 धर्मों से हुई थी, लेकिन हम जो कि मेन धर्म जैसे सबसे बड़े धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ेंगे, और आपके छोटे छोटे कई और हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। फिर हमारा टॉपिक था कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण हुआ था फारस का आक्रमण, उसको भी हम देखेंगे, फारस आक्रमण। फिर हम देखेंगे ग्रीक आक्रमण, यानी कि हम जो कि महाजनपद काल में हम 5 टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें से हमने शायद हमारा दूसरा चल रहा था मगध का उत्थान। मगध के उत्थान में हमारा एक वंश चल रहा था, अब वो आपको पता होना चाहिए कौन सा वंश चल रहा था, और उस वंश में हमने जो कि बिंबिसार को पढ़ लिया था। अब उसके बेटे बिंबिसार के बेटे अज्ञातशत्रु को हम पढ़ेंगे। अज्ञातशत्रु जो कि अज्ञातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। अब बिंबिसार, आपको याद होगा कि बिंबिसार ने 3 हमें जो कि साक्ष्य मिलते हैं कि बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। एक तो मद्र देश की राजकुमारी के साथ, एक कौशल की राजकुमारी के साथ यानी काशी की राजकुमारी कौशला देवी के साथ, एक वो वज्जी संघ की राजकुमारी जो कि चेलाना से। और हमें कुछ और भी कल हमने पढ़ा था, लेकिन आज की क्लास में यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अज्ञातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे अज्ञातशत्रु थे, इन्होंने जो कि कुछ, इनका एक नाम और था, वो था कुणिक, अन्य नाम था इनका कुणिक। इन्होंने काशी पर अधिकार कर लिया था, यानी कि जो कि कौशला देवी थे उसके भाई थे जो कि वज्र प्रसेनजीत ने इनका विरोध किया अज्ञातशत्रु के साथ, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। इसलिए प्रसेनजीत ने जो कि अपना काशी यानी दहेज में दिया गया था वो वापस ले लिया। अज्ञातशत्रु ने उनके साथ युद्ध भी किया, लेकिन फिर जो कि प्रसेनजीत की बेटी थी वजीर, उसकी शादी अज्ञातशत्रु के साथ कर दी और काशी इनको वापस दे दिया गया अज्ञातशत्रु को। तो ये लाइन हम देखते हैं कि इन्होंने काशी पर अधिकार कर लिया, काशी पर अधिकार कर लिया तो जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो कि कौशल की राजकुमारी कौशला देवी या माँ कौशला देवी के जो कि भाई थे कौन, प्रसेनजीत। अब जो कि उस समय तो जो कि बिंबिसार की जो कि प्रसेनजीत की बहन की शादी हो रही है बिंबिसार, अब प्रसेनजीत की बेटी की शादी हो रही है अज्ञातशत्रु के साथ, यानी प्रसेनजीत की बेटी वजीर की शादी अज्ञातशत्रु के साथ की शादी की गई, सीधा ही लिख लो। फिर अज्ञातशत्रु ने एक जो कि हमने 16 महाजनपदों में एक महाजनपद पढ़ा था कि वज्जी संघ, अज्ञातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण किया, और हमें इनके हथियार भी मिलते हैं कि रथ मुशल व महाशिला कटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया। ये हथियार है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको हम खास तौर से लिखते हैं। तो यानी कि अगली लाइन लिखो कि इन्होंने वज्जी संघ पर आक्रमण किया, वज्जी संघ पर आक्रमण किया, और कौन से हथियारों का प्रयोग किया, रथ मुशल व महाशिला कटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया। कटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया। हथियारों का प्रयोग किया
तो ये हो गए आपके जो कि बिंबिसार के बेटे अज्ञातशत्रु। अब हम अज्ञातशत्रु के बेटे यानी कि अगला वंश है आपका, उनके बारे में देखते हैं। यानी ये छोटे छोटे राजा, इनके बारे में एक या दो ऐसी ही बातें होती है जानने योग्य। यानी कि हमारे जो कि दो शासक हो गए, बिंबिसार, अज्ञातशत्रु। अब हम देखते हैं कि अज्ञातशत्रु के बेटे उदयन, उदयन के बारे में कुछ देखते हैं। आप चाहो तो जो कि हमने पिछला राजा अज्ञातशत्रु में एक बात और ऐड कर सकते हो कि इन्होंने बौद्ध संहिता का आयोजन करवाया। बौद्ध संहिता क्या होती है वो हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तब देखेंगे। आप अज्ञातशत्रु में लिख लो कि इन्होंने प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन करवाया। अब अगला है उदयन, ये जैन धर्म का अनुयायी था। वो जो कि आपके अज्ञातशत्रु वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये आपके जैन धर्म का अनुयायी है, धर्म का अनुयायी है। इन्होंने जो कि पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किया, यानी पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र कहाँ है? जो कि गंगा व सोन नदी के किनारे पर है। आप कोष्टक में लिख सकते हो गंगा व सोन नदी के किनारे पे। नदी के किनारे पर, यानी कि इन्होंने जो कि पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बना लिया। पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। तो ये हो गया आपका जो कि हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन, यानी कि ये जैन धर्म का अनुयायी था और इन्होंने पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। पाटलिपुत्र है जो कि सोन व गंगा नदी के किनारे पे है। अगला यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक है आपका, चौथा है नागदशक, या इसे हम नागदर्शन भी कहते हैं। इसके बारे में जानने के लिए इतनी बात है कि ये हर्यक वंश का अंतिम शासक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। तो ये हो गया आपका हर्यक वंश, यानी हर्यक वंश में हमने चार शासकों को पढ़ा। पहला बिंबिसार, दूसरा अज्ञातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा आपके नागदर्शन या नागदशक। तो अब हम जो कि हर्यक वंश हो गए, अब हम हर्यक वंश के आगे वाला वंश हम स्टार्ट करेंगे शिशुनाग वंश। यानी कि इन्होंने जो कि मगध पर जो कि शासक किया था, ये वे शासक है जिन्होंने मगध पर जो कि शासन किया था। यानी कि थोड़े टाइम के लिए हर्यक वंश ने किया। हर्यक वंश के बाद में आता है आपका शिशुनाग वंश। अगला शासक है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना है वो शिशुनाग ने ही की थी। एक शासक है जिसका नाम है शिशुनाग। यानी कि इन्होंने जो कि शिशुनाग वंश की स्थापना की और इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली जो कि 16 महाजनपदों में से एक है, इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। यह जो कि इस धर्म का संस्थापक है। ये तो कोई लिखने जैसी बात नहीं है, और लिखो तो लिख लो, यह शिशुनाग वंश का संस्थापक है। संस्थापक है और इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली को
राजधानी बनाया। और इन्होंने अवंती पर अधिकार किया, यानी अवंती को जीत लिया था, अधिकार कर लिया। तो ये हो गया आपका जो कि शिशुनाग के बारे में, यानी कि शिशुनाग वंश का संस्थापक था। इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, वह अवंती पर अधिकार कर लिया था। अब शिशुनाग वंश का अगला शासक आता है आपका कालाशोक, यानी 2 नंबर का कालाशोक। कालाशोक का एक नाम और है जिसे हम काकावर्ण भी कहते हैं। ये काला था इसलिए इसका नाम कालाशोक, या इसे काला वर्ण भी कहते हैं। इन्होंने जो कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इन्होंने द्वितीय बौद्ध जो कि संगीति का आयोजन करवाया। अब फर्स्ट बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया? नागदशक या नागदर्शन ने, सॉरी उदयन ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। और एक बात और है कि कालाशोक ने जो कि पाटलिपुत्र को फिर से अपनी राजधानी बना ली, यानी पहली जो कि नागदर्शन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, फिर जो कि आपके शिशुनाग हैं उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बना लिया, फिर यानी कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। यानी इन्होंने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। तो ये हो गया आपका हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश आपका पूरा हो गया। अब अगला वंश हम देखते हैं जिसका नाम है नंद वंश। जो कि शिशुनाग वंश में आपके 2 ही शासक थे, एक शिशुनाग और एक कालाशोक। ये छोटे छोटे वंश हैं जिन्होंने जो कि मगध पर शासन किया था कुछ समय के लिए। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, यानी अगला वंश देखते हैं जिन्होंने मगध पर शासन किया था। पहला हो गया हमारा हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा है हमारा नंद वंश। नंद वंश में भी 2 ही शासक है। पहला आप लिखो, पहला शासक है जिसका नाम है महापद्मनंद। ये जो कि नंद वंश के शासक है। एक अभिलेख मिलता है जिसमें कहा गया है कि जो कि पहला शासक हमने पढ़ा था कि कालाशोक की मृत्यु है जो कि महापद्मनंद ने की थी। फिर महापद्मनंद ने है जो कि मगध पर शासन किया। फिर हम और देखते हैं कि ये जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्मनंद जो कि जैन धर्म का अनुयायी था और इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। आक्रमण और अधिकार भी कर लिया। इन्होंने कलिंग में नहर का निर्माण भी करवाया। और हम देखते हैं कि संस्कृत की पहली पुस्तक है आपकी पाणिनि की अष्टाध्यायी। आप सभी ने सुना होगा।
वो थे पाणिनि थे, वो जो कि आपके महापद्मनंद के समकालीन थे। आप लिख सकते हो इस लाइन को भी कि अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि इसके समकालीन थे, इसके समकालीन थे। समकालीन थे। तो ये हो गया आपका नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद। दूसरा शासक देखते हैं हम धनानंद। धनानंद थे वो ही एक कंजूस टाइप के आदमी थे, कंजूस टाइप के राजा थे। तो ये जनता पर आलतू फालतू के कर लगाया करते थे, यानी कि कोई भी कर लगा के जो कि जनता से पैसा वसूल करता था। यानी कि धनानंद ने ये जनता पर कई कर लागू किए गए, कई कर लागू किए। धनानंद ने जो कि आप कौटिल्य कह दो या जो कि आप विष्णुगुप्त कह दो या आप जो कि कुछ चाणक्य कह दो, धनानंद की सभा में इनका अपमान किया गया। किसका? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या आप चाणक्य, ये तीनों एक ही नाम है। इनका अपमान किया। तब जो कि चाणक्य ने एक शिष्य बनाया जो कि था मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि धनानंद की मृत्यु की यानी वध किया। फिर जो कि मगध पर जो कि स्थायी शासक था वो रहा मौर्य वंश का, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध कौन लेके आया? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या इसे हम जो कि चंद्रगुप्त भी कह सकते हैं। तो ये लाइन लिखो आप। पहली बात की इन्होंने कौटिल्य का अपमान किया, कौटिल्य का अपमान किया। अपमान किया तो कौटिल्य कह दो, चंद्रगुप्त कह दो या विष्णुगुप्त कह दो, इन्होंने अपना एक शिष्य बनाया। किसको? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि आगे चल के मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। जो कि उस शिष्य ने जो कि धनानंद का वध किया। आपको ये याद रह जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध किया। तो ये आपके जो कि कुछ छोटे छोटे आपके वंश थे। पहले हमने हर्यक वंश को पढ़ा, फिर शिशुनाग वंश को पढ़ा और फिर हमने नंद वंश को पढ़ा। फिर हम एक वंश को और पढ़ेंगे, मौर्य वंश। मौर्य वंश को हम आगे पढ़ेंगे। अब तो हमारा ये मौर्य वंश का टॉपिक ही नहीं चल रहा, अब तो हमारा टॉपिक चल रहा है महाजनपद का। बीच में आ गया तो हमने देख लिया कि ये आपके मगध का उत्थान कैसे हुआ, इस पे किस किस वंश ने शासक किया। एंड में हम आते हैं मौर्य वंश पे। मौर्य वंश का हम जो कि आगे चल के पढ़ेंगे, यानी कि जो कि महाजनपद के बाद में हम मौर्य वंश को ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा मगध का उत्थान का टॉपिक पूरा हो गया। अब हम आते हैं जो कि धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति कौन सी हुई थी? पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को, फिर हम पढ़ेंगे जैन धर्म को, फिर कुछ छोटे छोटे और हैं धर्म, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।